सो गाइस हियर वी वर, हमने ऑलरेडी सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर कल स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। फीचर्स कर लेते, पहले फीचर्स रिवाइज कर लेंगे क्या? मजे से फीचर्स रिवाइज करते हैं क्या? फीचर्स क्या इंडेक्स नंबर? गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फटाफट से अच्छी तरह से। बेस ईयर, करेंट ईयर, बेस ईयर का इंडेक्स इनटू 100, ठीक है। बेस ईयर का जो इंडेक्स है वो 100 रहेगा। आंसर आएगा आपका परसेंटेज में। फिर 3 बातें एक्स्ट्रा की थी, कौन से था? स्टैटिस्टिकल टूल है वो, इकोनॉमिक बैरोमीटर्स है वो, और एक और पॉइंट था एक्स्ट्रा का, एक और पॉइंट था एक्स्ट्रा का। ये देखो मैंने कुछ येलो मार्किंग की थी क्या? नहीं, इसको क्यों मिटा दिया? ये मेजर द नेट चेंज, और वो क्या मेजर करता है? नेट चेंज। डन, ये 3 पॉइंट्स येलो वाले हाईलाइट कर लेना, ठीक है। बाकी 10 इजीली हो जाएंगे। फिर इंडेक्स नंबर में ना कुछ नोटेशन है, P0, Q0, Q1, P1, इस तरह के कुछ कुछ नोटेशन है। और कुछ वेरिएबल इन्वॉल्व, अगर एक वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल, अगर 2 या 2 से 3 वेरिएबल है तो कंपोजिट इंडेक्स। डन। क्या मजे से आंसर होता है, एक नंबर यार। अच्छा यार ये भी बता दो ना, थोड़े से टाइप बता दो मुझे। प्राइस इंडेक्स है तो P1 अपॉन P0, क्वांटिटी है तो Q1 अपॉन Q0, और वैल्यू है तो आज की वैल्यू अपॉन लास्ट ईयर की वैल्यू, मतलब P1 Q1 अपॉन P0 Q0। डन। और स्पेशल इंडेक्स नंबर है तो वो हमें पता है स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, आपके लेबर प्रोडक्टिविटी हो गया, आपका शेयर प्राइसेस हो गया। डन। आपको पता है आपने चैप्टर ही रिवाइज कर डाला, ये देखो, और कुछ है ही नहीं चैप्टर, यहीं से तो शुरू हुआ था। डन एवरीवन। ओके चलो यार, अब आ जाओ वापस से। सिग्निफिकेंस क्या होता है इंडेक्स नंबर्स का? सबसे पहला पार्ट, मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है? ये इंडेक्स नंबर्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं? फर्स्ट थिंग, पॉलिसीज बनाने के काम में आएगा, ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज के काम में आएगा, मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। आप ट्रेंड देखोगे, आप टेंडेंसीज देखोगे कि टेंडेंसीज मतलब और आगे बढ़ने की कैपेसिटी है क्या। इफ यू हैव अचीव्ड, ध्यान से सुनना, टेंडेंसी क्या होती है वो ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आनंद आनंद मैम व्हाट्सएप पर मैसेज देख लेना। डियर मैं हमेशा देखती हूँ, ठीक है। लेक्चर्स जैसे ही हो जाते हैं ना, मेरा ध्यान हमेशा रहता है, डेली बेसिस पर आई रिप्लाई टू देम, ठीक है। ऑल राइट, चलो आ जाओ नाउ। हाँ, एक आध बार ऐसा हो जाता होगा कि मिस हो गया, बट अगर आप वापस से करोगे, 2 बार रिप्लाई, मुझे एक बार रिमाइंड करा दोगे मैम प्लीज़ आंसर, तो ऑब्वियसली आई विल बी आंसरिंग, ठीक है। चलो आ जाओ। टेंडेंसीज क्या होती है ये देखो, ठीक है। टेंडेंसीज, अभी मान लो आनंद है, अभी आनंद की जो अभी टेंडेंसी है ना, मतलब मान लो आनंद की टेंडेंसी है कि वो अभी 70% ला सकता है, ठीक है। 70%, उसके पास्ट ट्रेंड को देखते हैं, अगर हम लोग पास्ट प्रीवियस परसेंटेजेस को देखें आनंद के, तो हमें पता चलता है कि आनंद का 70% तक आने वाला है 12th बोर्ड में, लेकिन उसकी टेंडेंसी है 90% तक जाने की। समझ में आ रहा है? ट्रेंड्स और टेंडेंसीज में, ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज में ध्यान में आ रहा है क्या होता है? बोलो, ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज ध्यान में आ रही है आप सभी को? डन, ओके, ठीक है। टेंडेंसीज मतलब आगे क्या करना है, ठीक है, वो सारी चीजें, ओके। फिर हमने देखा था कि भाई इससे तो हम लोग फोरकास्ट भी कर सकते हैं फ्यूचर्स का, बिल्कुल सही बात है। फिर आप इन्फ्लेशन को देख सकते हो, मेजर कर सकते हो कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है, प्राइसेस कितनी बड़ी है, और लास्ट में आप फिनेंशियल डाटा को रियल टर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हो। आपके जो भी कुछ फिनेंशियल डेटा है आपके कंपनी के, उसको रियल टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अरे बाबा, इन्फ्लेशन देखा, पहले पहले इन्फ्लेशन देखा, उसमें से वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया, तो फिनेंशियल डेटा को रियल टर्म्स में रिफ्लेक्ट किया। मतलब मैडम, अरे बाबा, जैसे मान लो इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ती है, ये बड़ी प्राइसेस है बड़ी, तो ये जो प्राइसेस बढ़ने का जो इफेक्ट है ना, उसको हटा दिया मैंने प्राइसेस क्या रखी है? कांस्टेंट रखी है, रियल टर्म्स में है। समझ में आ रहा है अभी? डन। एक्चुअली क्यों करते हैं हम लोग ऐसा, पहले अब ये समझो क्या लॉजिक है मैम इसके पीछे का। क्यों इस फिनेंशियल डेटा को, फिनेंशियल डेटा मतलब आप मैम बोल रहे हो बैलेंस शीट, ये एग्जैक्टली ट्रू समझा। मैं कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट, मैं कंपनी के P&L अकाउंट, इन सब की बातें कर रही हूँ, इन सब की बातें कर रही हूँ, ठीक है। तो ये फिनेंशियल डेटा को रियल टर्म में क्यों करना है? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल।
सिर्फ बैलेंस शीट बता रही हूँ तो आपको ध्यान में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड होता है, जहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है आपका, और क्या होता है आपके कुछ बोरिंग्स होंगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होंगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह होगी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ गया आपका डिबेंचर्स, ये जो हेडिंग है इसमें आ गए आपके डिबेंचर्स। मान लो 10% से डिबेंचर आपने इशू किया है, ठीक है, कंपनी को, ओके। फिर आपके कुछ क्रेडिटर्स वगैरह होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, बिल्स पेएबल होंगे, ठीक है, इतना ही लेते हैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके कुछ फिक्स एसेट्स होंगे, फिक्स एसेट होंगे, एफ ए लिख रही हूँ शॉर्ट में, समझ में आएगा, ठीक है। फिक्स एसेट्स होंगे, कुछ फिक्स एसेट में टैंजिबल होंगे, ऐसे एसेट होंगे जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप छू सकते हो, ऐसे एसेट होंगे जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इनटैंजिबल एसेट होंगे, ठीक है। फिर आपके पास में कुछ करंट एसेट्स होंगे। वो करंट एसेट क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस, क्या होती है ये चीज़ें, जैसे मान लो डेटर्स हो गए, आपका बिल रिसीवेबल हो गया, ये सारी चीज़ें। इस तरह से ना कुछ एक रफ फॉर्मेट मैंने आपके लिए बैलेंस शीट का बनाया है। नाउ अभी देखो, अभी सिर्फ चेकआउट करो। मान लो आपके पास ना ये टैंजिबल में ना लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। ये दोनों का मिला के 5 लाख रुपए, ये थी आपकी 2020 की, और आज आप बना रहे हो 2021 का। ये थी 2020 का डेटा, ये था 2021 का डेटा, ठीक है। मैंने दोनों साल की बैलेंस शीट को एक साथ बनाया है कंपेयर करने के लिए। क्यों बनाया मैंने ऐसा, ताकि मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकूं कि भाई पहले कितना असेट था, आज कितना असेट है। पहले गुडविल की, जो यहाँ पे जो इंटैंजिबल असेट में गुडविल पढ़ा है, कभी गुडविल सुना है आपने अकाउंट्स में, गुडविल नाम, फेम, ब्रांड वैल्यू सुना है, ठीक है। तो मान लो पहले आपकी गुडविल की वैल्यू थी 2 लाख रुपए, ठीक है, और आज इसकी वैल्यू हो गई है, आज का रुको मैं बताती हूँ, ठीक है। मान लो आपके जो डेटर्स है वो है, डेटर्स मतलब, डेटर्स बोला तो क्या होता है बताओ ना पहले मुझे। डेटर्स, पैसा आने वाला है तो वो क्या बोलोगे, डेटर्स, और पैसा जाने वाला है तो एक ना सिंपल एरो ध्यान रखना, पैसा आएगा तो डेटा, पैसा जाएगा तो क्रेडिटर, पैसा आएगा तो डेटा, पैसा जाएगा तो क्रेडिटर, ठीक है। अभी कंपनी को पैसा आने वाला मतलब वो कौन है, डेटर है। तो मान लो डेटर्स है ना वो 1 लाख रुपए के आने वाले हैं, और बिल रिसीवेबल 50,000 का है, ठीक है। इस तरह से कुछ डेटा दिया है, ऑलराइट। मैं से वन साइडेड आपको करके बता रही हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ओके। अब अगर एकदम से रैंडमली, ठीक है, रैंडमली यहां पे एकदम से 10 लाख हो गया अगले साल, तो इसकी वैल्यू, गुडविल की वैल्यू एकदम से 3 लाख दिखा दी, तो 3 लाख में आप शॉक नहीं हो रहे हो, 5 लाख दिखा दी, तो यहाँ पे एकदम से आज भी 1 ही लाख आने वाले हैं, ठीक है। 2021 में भी 1 ही लाख रुपए आने वाले हैं, और ये 2021 में जो ये 1 लाख रुपए के डेटर्स है, इनकी जो वैल्यू है ये बढ़ के हो गई है, मान लो 2 लाख रुपए, इसकी वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए। भाई ऐसा शॉक लगेगा ना, कुछ कंपैरिजन नहीं कर पाओगे तुम। अरे क्या कंपेयर करोगे, सिर पकड़ लोगे, पहले यही पे सिर पकड़ लोगे। 5 लाख की कंपनी की एसेट थी, 10 लाख दिखाई जा रही है, क्यों, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। अरे भाई महंगाई के इफेक्ट हटाओ, उस महंगाई के इफेक्ट हटाओ, वहां पे से उसमें से इन्फ्लेशन के इफेक्ट हटाओ, इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाओ, उसको, ये जो असेट है इसको रियल टर्म्स में लेकर आओ, रियल टर्म में आज उसकी इन्फ्लेशन हटा के, महंगाई को हटा के उसको रियल टर्म्स में क्लासिफाई करो। समझ में आ रहा है? अदरवाइज क्या दिखेगा ना, अच्छा ठीक है चलो, आपको बैलेंस शीट में तो इतना नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैंने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया, चलो पीएनएल अकाउंट बनाया, तो मान लो इनकम है, ठीक है, वैसे ही 2 सालों की इनकम है, तो यहाँ पे कुछ दिखता था 1 लाख रुपए, यहाँ पे आज दिखता है 5 लाख रुपए, ठीक है। पहले खर्चे दिखते थे 1 लाख रुपए, आज खर्चे दिखते हैं 3 लाख रुपए। तो मुझे बताओ ना, पहले 2020 में ये 2020, ये 2021, ये 2020, ये 2021, तो ये 1 लाख माइनस 1 लाख, यहाँ पे कोई इनकम नहीं थी, कोई इनकम नहीं था। लेकिन इन्फ्लेशन के कारण महंगाई इतनी बढ़ गई ना कि तुम्हें 2 लाख का इनकम दिख रहा है। कितनी गलत बात है यार। ऐसे बैलेंस शीट शो करोगे तो तुम्हें क्या लगता है, तुमको बैंक वाला लोन दे देगा? आपको रियल टर्म्स में रिप्रेजेंट करके देना होता है, रियल टर्म्स में,
समझ में आ रहा है? इन्फ्लेशन के इफेक्ट हटाओ, करंट वैल्यू पे लिखो, करंट वैल्यूज पे रिप्रेजेंट करो आप आपकी बैलेंस शीट को, आप आपके फाइनेंशियल डेटास को। समझ में आया क्या कंसेप्ट? एवरी वन ऑफ यू। इन्फ्लेटेड दिखेगा ना रे भाई, इन्फ्लेटेड दिखेगा ना सारी चीजें, सारी कॉस्ट, सारी चीजें। मतलब अगर आप सैलरी दे रहे हो इन्फ्लेटेड दिखेगा, क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? एवरी वन, ओके। चलो आओ अभी अब ना ये लास्ट 2 पॉइंट्स ही अपन, ये जो थोड़े डेंजर है ना, इसे ही पहले पढ़ेंगे। आ जाओ। द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इट इज यूज्ड, क्या पढ़ के आ रहे हो पहले बताओ? सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इंडेक्स नंबर जो है प्राइस लेवल में कितना चेंजेस हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2010 से लेके 2021 तक कितना चेंजेस हो रहा है वो बताता है। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ टेक्निकल नहीं था। इट अनेबल द गवर्नमेंट, मतलब वो हेल्प करता है गवर्नमेंट को, वो अनेबल करता है गवर्नमेंट को टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स, ताकि गवर्नमेंट ऐसे मेजर ले पाए कि जो इन्फ्लेशन बढ़ा ना, जो महंगाई बढ़ी है ना आपकी, उसे गवर्नमेंट कम कर सके। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डन। अभी चैप्टर नंबर 1 में मैंने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था, वहां पे मैंने आपको उसकी डिस्टिंग्विश समझाया था। अगर वो कंसेप्ट, वो लेक्चर देखा है तो आज का लेक्चर बहुत बेहतरीन तरह से समझेगा। वो लेक्चर देख लेना एक बार, जिसमें मैंने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का डिस्टिंग्विश करवाया है। ठीक है, वो वहां पे मैंने एक्स्ट्रा लिया था, वो सारी चीजें अब काम में आ रही है आपको। डन, ठीक है। तो क्या बोलोगे सबसे पहले? तो सबसे पहले क्या बोलोगे? इंडेक्स नंबर IN लिख रही हूं मैं शॉर्ट में। इट इज यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैलकुलेट करता है, एज वेल एज इट अनेबल्स गवर्नमेंट को, वो हेल्प करता है ताकि वो गवर्नमेंट ना, इन्फ्लेशन है तो एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स ले सके। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है ना, महंगाई बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट एंटी इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशन कम करने के, एंटी मतलब कम करने के मेजर्स ले सके। डन एवरीवन। एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझा क्या? ये एंटी इन्फ्लेशनरी समझा क्या? इन्फ्लेशन को कम करना, एंटी इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी, एंटी इन्फ्लेशनरी। डन, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, यूजफुल टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। इंडेक्स नंबर्स आर यूज टू एडजस्ट प्राइस चेंजेस एंड वेजेस चेंजेस। दस डिफ्लेटिंग, अब ध्यान से आपको समझेगा, अब सारी चीजें समझेगी आपको। देखो, इंडेक्स नंबर क्यों यूज किया जा रहा है आपको? ताकि हम एडजस्ट कर सके, प्राइस में जो चेंजेस हुआ है ना, या वेजेस वगैरह में कुछ चेंजेस हुए हैं ना, उसको हटा सके। ओके, दस डिफ्लेटिंग, जो आप हटा रहे हो उसका मतलब क्या है? डिफ्लेट कर रहे हो, आप कम कर रहे हो। ठीक है, आप फाइनेंशियल डेटा को करेक्ट टर्म में, रियल टर्म में ला रहे हो। बड़ी हुई फिगर थी, उसको कम कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? डिफ्लेट कर रहे हो। दस डिफ्लेटिंग हेल्प्स टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। समझ में आया डिफ्लेटिंग कहाँ से एकदम से उग गया बीच में? समझ में आया डिफ्लेटिंग क्या है? अरे इन्फ्लेशन था ना, अब उसको डिफ्लेशन करो, डिफ्लेट कर रहे हो आप वो फिगर्स को। डिफ्लेटिंग रिफर्स, अभी डिफ्लेटिंग क्या होता है? मतलब कुछ एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग ओरिजिनल डेटा में, हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करेंगे ओरिजिनल डेटा में। यहाँ पे हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे ओरिजिनल डेटा में। मतलब हमें पता है कि भाई 1 लाख रुपए पिछले साल प्राइस थी, और इस बार जो महंगाई है वो 5 गुना बढ़ी है, तो हम इसे क्या कर देंगे? हम इसे 1 लाख कर देंगे, डिफ्लेट कर देंगे, कम कर देंगे, 5 लाख से लेके कम कर देंगे, क्योंकि महंगाई 5 गुना बढ़ी थी। इन्फ्लेशन हुआ था तो हमने उसे क्या कर दिया? डिफ्लेट कर दिया, कम कर दिया, और 1 लाख में लेकर आ गए। डन एवरीवन। गाइस कंसेप्ट समझो, ये फिगर्स पे ध्यान मत दो, इट्स जस्ट अ रॉ फिगर। एकदम से मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया, बट आपको क्या कंसेप्ट समझा? इन्फ्लेशन था तो हमने क्या किया? डिफ्लेट किया, ये समझा, मेन कंसेप्ट समझा क्या? डन एवरीवन, ओके। चलो, अगर ये समझा, एक बार वापस से देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो। इंडेक्स नंबर आर यूज टू एडजस्ट प्राइस चेंजेस, वेजेस चेंजेस, सारी चीजें हम लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। डिफ्लेट करना, दस डिफ्लेटिंग हेल्प्स टू प्रेजेंट, हम लोग ताकि प्रेजेंट कर सकते हैं, सामने वाले को प्रेजेंट करेंगे, हम लोग फाइनेंशियल डेटा को रियल टर्म्स में प्रेजेंट करेंगे। और ये जो डिफ्लेटिंग है, इट रिफर्स टू, डिफ्लेटिंग कैसे होती है? कुछ एडजस्टमेंट करना डियर अपने
ओरिजिनल डेटा में कुछ हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे ना, तो उसे हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं, डिफ्लेटिंग बोलते हैं। डन, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन डन, एवरीवन, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट डन। ओके, थर्ड, चलो अब बहुत सिंपल था पार्ट, अभी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इंडेक्स नंबर पहले यहाँ पे, हाँ आंसर अगर मान लो सिग्निफिकेंस आया है तो आप क्या लिखोगे, बोलने का काम नहीं, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, तो ये पॉइंट मैं काट देती हूँ, ठीक है। ये पॉइंट काटना है, काट दो, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है क्या लिखना है। ये 2 लाइन लिख के तो प्लीज़ मत आना यार, बहुत सारा पढ़ा है, सब ठोक के आना उधर, ठीक है। लेकिन इतना भी मत ठोक कर आना कि 40 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा नहीं। 40 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स का जैसे अभी पेपर था, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, हमेशा ध्यान रखो ये चीज़, अगर आपका 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, कोई भी 8 मार्क का क्वेश्चन है गाइस, 2 पेजेस आर इनफ। बहुत कुछ आता है, बहुत बड़ा आंसर है 2.15, मतलब 2/4 कर दो, मतलब आधा भी नहीं, 2.5 भी नहीं बोल रही हूँ मैं आपको, मैं बोल रही हूँ 2/4 पेज बहुत है, 2 पेज पूरे, और जो थर्ड पेज है वो 1/4 पेज, दैट्स इट। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है मैडम तो 1.5 पेज तो होना ही चाहिए, 1.5 पेज तो होना ही चाहिए, 1/3 मैक्सिमम 1/3, दैट्स इट, उसके ऊपर नहीं। 6 मार्क के लिए उससे ऊपर नहीं। डन, मतलब ये पूरा, ये पूरा, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 मार्क का अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो 1.5 पेज, यहाँ पे 2 पेजेस लिख लो, रादर यहाँ पे आप 2 पेजेस लिख लो, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे 1/3 करो यार, 6 मार्क का है ना, 1/3 पेज करो, ठीक है। और मैक्सिमम 2 पेज, मैक्सिमम, मैं आपको मिनिमम मैक्सिमम दोनों करके दे रही हूँ, मिनिमम मैक्सिमम, ये मिनिमम पेजेस है, मिनिमम पेजेस। प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और मेरे को ग्रुप में अपने डाल देंगे, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम पेजेस। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो कम से कम हाफ पेज लिखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम 1/3, उसके ऊपर नहीं। 4 मार्क का क्वेश्चन है यार, उसके ऊपर कितना लिखोगे, मेरे ख्याल से तो ये भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने आपको। 4 मार्क का क्वेश्चन है ना, मेक इट एज 1 पेज, 4 मार्क, और एल्स 5 मार्क का क्वेश्चन है और बाद में 1.5 पेज, बहुत है। मैम 2 मार्क का क्वेश्चन अगर आया तो 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट 3/4 पेज लिख दो, और वो भी मैं मैक्सिमम साइड बता रही थी 3/4, हाफ पेज लिखा चलेगा, 3/4 पेज, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? एग्जाम में जाने से पहले प्लीज़ ये चार्ट एक बार देख लेना, इकोनॉमिक्स की बुक के फर्स्ट पेज पे लिख लेना, कहीं पे लिख लो यार, ताकि रिवाइंड करे कि बहुत एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। हमें बहुत कुछ आता है, हमें पूरी बुक आती है और सारी बुक अपनी इतनी तौर तरह से होने वाली है, सब सारी चीज़ें अपना बहुत बेहतरीन तरह से होने वाला है, बट गाइज पेपर टाइम पे फिनिश करना है ना, तो कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर इतने पेजेस में फिनिश किया तो ही पेपर टाइम पे होगा, अगर लिखते गए पूरी रामायण तो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। फिर एग्जामिनर का इंटरेस्ट हट जाता है, वो बोलता है यार ये कितना बकवास लिख रहा है ये पेपर। वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑन वन केस यू हैव टू इम्प्रेस, और सेकेंड साइड आपको ये भी इमेज नहीं जाना चाहिए कि भाई ये बस लिखते जा रहा है, इसको आता है मतलब ये लिखते जा रहा है, कुछ सेंस है ही नहीं क्या ये बच्चे को। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डन एवरीवन, ठीक है, बिल्कुल ना, ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ओके, एक्चुअली बच्चों के अभी एग्जाम चल रही है, दैट्स व्हाई आई हैड शेयर्ड विथ यू ऑल। चलो आ जाओ, अभी ऑलरेडी ये मीनिंग डेफिनेशन वगैरह लिखोगे ना, तुम्हारे ऑलरेडी आधे पेज तो ऐसे ही भर जाएंगे। फिर बचे हुए पार्ट में ये लिखोगे आप, ये 5 पॉइंट्स लिखोगे, आपके ऑलरेडी 1.5 पेज हो जाएंगे। तो अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 पेज तो आराम से होने ही हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चलो आ जाओ, मिटा दो सारी चीज़ें। चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, गाइस उसका एक और सिग्निफिकेंस है, सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, पॉलिसीज बनाने के काम में आता है।
इट प्रोवाइड द गाइडलाइंस कि किस तरह से, गाइडलाइन किनको देते हैं हम लोग, पॉलिसी मेकर को देते हैं। किसको गाइडलाइन देते हैं, पॉलिसी मेकर्स को देते हैं। इन फ्रेमिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, आप सुटेबल प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाओ, जैसे आप प्रॉपर एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाओ, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉपर पॉलिसीज बनाइए, आप इंडस्ट्रियल पॉलिसीज प्रॉपर बनाइए, वेजेस सबको बराबर मिलना चाहिए, डीएनएस अलाउंस बराबर मिलना चाहिए। डीएनएस अलाउंस क्या होता है पता है आपको, डीए क्या होता है, डीए आज आपके पेरेंट्स से पूछना, इफ योर पेरेंट्स आर वर्किंग उन्हें पता होगा ये डीए क्या होता है। डू लेट मी नो टुमारो, क्या आपको रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, सिर्फ पेरेंट्स से पूछेंगे, बाकी किसी से नहीं पूछेंगे। ये डीए क्या होता है, एक्चुअली पता है क्या, ऐसे जब उनका सैलरी स्लिप आता है ना तो ऐसा लिखा होता है बेसिक वेजेस, बेसिक प्लस डीए, डीएनएस अलाउंसेस मिलते हैं। क्या होता है डीएनएस अलाउंस, ये डीएनएस अलाउंस क्या होता है, एक बार पेरेंट्स से पूछोगे, ठीक है, मैं कल आपको बता दूंगी। थोड़ा सा इंक्वायर तो करो यार। इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग, लो यार हिंट ही दे दी आपको तो चलो ठीक है, एनीवेज यू हैव टू आस्क, मुझे नहीं लगता आपको हिंट मिली होगी, ठीक है। तो इट प्रोवाइड द गाइडलाइंस टू पॉलिसी मेकर, पॉलिसी मेकर्स को गाइडलाइन बनाने के काम में आता है ये इंडेक्स नंबर। पॉलिसी मेकर्स गाइडलाइन बना सकते हैं। कौन सी गाइडलाइन मैडम, कौन सी पॉलिसी, अरे बाबा एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, अगर कम हो रहा है तो क्यों इतना कम हो रहा है, क्या रीजन है, और क्या हम लोग क्या मेजर्स लेके आए कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। कहते फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लोन मिलना चाहिए, उनको हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो, फिक्सेशन ऑफ वेजेस, किसी भी वर्कर का लॉस नहीं होना चाहिए, सबको एटलीस्ट मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। डीएनएस अलाउंस इन अकॉर्डेंस विथ कॉस्ट ऑफ लिविंग, डन, ठीक है। मैं बता देती हूँ अभी डीएनएस अलाउंस क्या होता है। डीएनएस अलाउंस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब मान लो जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है ना, तो महंगाई को कोप अप करने के लिए कुछ पैसा वो लोग एडिशन देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डीएनएस अलाउंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग को, तुम्हारे रेगुलर खर्चे को मीट करने के लिए वो लोग ये देते हैं, डीएनएस अलाउंस देते हैं। डन, एवरीवन क्लियर हुआ, यस बिल्कुल सही। ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट, नॉर्मल कंपनी भी पेमेंट करती है, लाइक आई यूज्ड टू गेट डीए, मुझे डीए मिलता था, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट कंपनी भी पे करती है, सारी कंपनीज पे करती है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन देयर पॉलिसीज, उनकी पॉलिसीज पे डिपेंड होता है, ठीक है, ओके। फिर फर्स्ट पॉइंट हो गया, पॉलिसी बना ली तुमने, एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वेजेस वगैरह कैसे देना है, डीए वगैरह कैसे देना है, सारी चीज़ें बना ली, डन। सेकेंड वाला पार्ट, it studies the trends and tendencies, it is widely used to measure trends in economic variables। तुम्हारे जो वेरिएबल्स है उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, प्राइसेस में क्या ट्रेंड चल रहा है, एक्सपोर्ट में क्या ट्रेंड चल रहा है, इंपोर्ट्स में क्या ट्रेंड चल रहा है, बाय एग्जामिनिंग द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स का अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम लोग देखेंगे तो वी कैन ड्रॉ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वेदर इट शोज अपवर्ड टेंडेंसी और डाउनवर्ड टेंडेंसी, क्या वो ऊपर जा रहा है या वो नीचे जा रहा है। लेकिन कितने सालों का देखना पड़ेगा, लास्ट 5 सालों का देखना पड़ेगा। इससे क्या बोलोगे आप, ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, ठीक है। ट्रेंड एंड टेंडेंसीज कैसे कैलकुलेट करोगे आप, लास्ट 5 ईयर्स का आप प्रोडक्शन देखोगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखोगे, एंड देन यू विल गेट टू नो कि भाई इसके में अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। डन, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, ठीक है। बट हाँ 5 साल है ये नहीं पता था कि एग्जैक्ट 5 साल, हमें तो लगा 10 सालों का देखेंगे, नहीं 5 साल, ठीक है, ओके। फिर बात आती है फॉरकास्टिंग की। अब गाइस फॉरकास्टिंग मतलब क्या, फॉरकास्ट करना, फ्यूचर फॉरकास्ट करना। इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स। पिछले 5 सालों के ट्रेंड, अभी का ट्रेंड देख के हम लोग फ्यूचर की फॉरकास्टिंग कर सकते हैं कि फ्यूचर में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना बढ़ने वाला है, फ्यूचर में रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसा होने वाला है, फ्यूचर में कोरोना कितना बढ़ने वाला है। अपने अपने ओन इसमें आ जाओ, जो भी प्रेजेंट अपनी सिचुएशन है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पास्ट ट्रेंड देखा फर्स्ट वेव के टाइम पे, सेकेंड वेव देखा, अभी प्रेजेंट वाला सिनारियो देख लिया, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई फ्यूचर में बढ़ने वाला है, लॉकडाउन की ज़रूरत है, सिंपल सी बात। एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा रिलेटिंग टू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स फ्यूचर प्रिडिक्शंस कैन बी मेड। मतलब आप अभी का जो भी अवेलेबल डेटा है, बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा के बेस पे आप फ्यूचर के प्रिडिक्शंस कर सकते हो। फॉरकास्टिंग गाइड्स इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, और अगर आपने प्रॉपर फॉरकास्टिंग की
तो इंसान जो है ना वो डिसीजन ले सकता है। कई बार होता है, देखो वेदर की फोरकास्टिंग होती है कि बहुत हैवी रेनफॉल आने वाली है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली प्रिकॉशंस वगैरह ले लेते हैं, यस और नो, प्रॉपर डिसीजन ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? डन एवरीवन? चलो यार आ जाओ, क्या क्या चीज़ें पढ़ी फटाफट से एक बार क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं। ओवर क्या, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। सबसे पहला तो हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या सिग्निफिकेंस होता है? फ्रेम कर सकते हैं हम लोग सूटेबल पॉलिसी। एग्रीकल्चर की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वेजेस कितना जाना चाहिए, डीए कितना जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। लास्ट 5 ईयर्स की अगर मान लो आपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखे तो आप ये बता सकते हो सामने वाले को कि वो अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है या डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है। क्लियर टिल हियर? अंदर का कंटेंट समझ में आ रहा है, क्या लिखना है? ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट, फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग पहले के डेटा, पहले का ट्रेंड, अभी का प्रेजेंट ट्रेंड देख के हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, हम लोग फ्यूचर का प्रिडिक्शंस बना सकते हैं, और वो फ्यूचर के प्रिडिक्शन से क्या होगा, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग लिया जा सकता है। डन? ओके। फिर इन्फ्लेशन, मेजरमेंट करने का इन्फ्लेशन को, ठीक है, इन्फ्लेशन को मेजर करेंगे हम लोग। ये क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ। इन्फ्लेशन में क्या मेजर करते हो तुम लोग? गुड्स करते हो क्या, क्वांटिटीज करते हो क्या, कि प्राइस करते हो? एवरीवन टेल मी गाइस, इन्फ्लेशन में क्या मेजर करते हो? इन्फ्लेशन में क्या मेजर करते हो? प्राइस या क्वांटिटी या वैल्यू? प्राइस 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 प्राइस, मतलब चेंजेस इन द प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 5 सालों में प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है। ठीक है। इट अनेबल द गवर्नमेंट को वो अनेबल करता है कि इन्फ्लेशन है तो वो एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर ले, वो एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर ले। समझ में आया? अरे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर ले। डन एवरीवन? ओके। फिफ्थ पॉइंट आता है आपको फिनेंशियल डेटा को प्रेजेंट टर्म में, रियल टर्म्स में ये करना। यूजफुल टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। अब यहाँ पे क्या बोलोगे आप मैम, यहाँ पे क्या बोलोगे? प्राइसेस एडजस्ट करोगे, प्राइस एडजस्ट करोगे। देखो इंडेक्स नंबर आर यूज टू एडजस्ट द प्राइस चेंजेस, वेजेस चेंजेस, जो भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं ना वो एडजस्ट करने का। डिफ्लेटिंग, उसके बाद में क्या वर्ड आ जाएगा? डिफ्लेट करना। डिफ्लेट करना, डिफ्लेटिंग हेल्प्स। डिफ्लेटिंग क्या होता है पहले तो ये बता दो, पहले ये बता दो डिफ्लेटिंग क्या होता है। डिफ्लेटिंग मीन्स इट रिफर्स टू मेकिंग एडजस्टमेंट्स। हम लोग एडजस्टमेंट्स वगैरह यहाँ पे लेते हैं। इन ओरिजिनल डेटा में कुछ एडजस्टमेंट किया जाता है, कुछ प्लस कुछ माइनस किया जाता है। ठीक है। डिफ्लेटिंग में क्या होता है? कुछ प्लस कुछ माइनस किया जाता है ओरिजिनल बैलेंस शीट को लेके। ठीक है। ओके। नाउ इन्फ्लेशन हेल्प्स टू प्रेजेंट, अब सेकेंड वाला पॉइंट बोल दो कि इन्फ्लेशन हेल्प्स टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म। इन्फ्लेशन सॉरी डिफ्लेशन, डिफ्लेटिंग हेल्प्स टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म। डन? क्योंकि आपने डिफ्लेट कर दिया, आपने रिड्यूस कर दिया सारी वैल्यूज को, जहाँ जहाँ इन्फ्लेशन था आपने डिफ्लेट कर दिया, आपने उसको नॉर्मल रियल टर्म्स में लेकर आ गए, तो वो रियल टर्म नहीं तो आपको क्लासीफाई करके देगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? तोड़, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था? पॉलिसीज फ्रेम करना। दूसरा ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। तीसरा पॉइंट क्या था? अरे पहला पॉइंट क्या था, बोलो ना फटाफट से। पॉलिसीज, तीसरा ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, चौथा तीसरा फर्स्ट सेकेंड हो गया, तीसरा फोरकास्टिंग, चौथा इन्फ्लेशन, और पांचवा पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल डेटा को रियल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, और ब्रैकेट में लिख देना डिफ्लेटिंग। डन एवरीवन? हेडिंग में लिख कर आने का, हेडिंग में ही लिख कर आने का डिफ्लेटिंग। ये देखो ये यहाँ पे ही लिख देना, यहीं पे लिख देना डिफ्लेटिंग, और यहाँ पे लिख लो, नोट्स में लिख लो, तो आपको ना ये हेडिंग देख के समझ में आएगा। अच्छा यार यहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन्फ्लेटिंग ऊपर था तो नीचे डिफ्लेटिंग वाले पॉइंट यहाँ पे अपन को एक्सप्लेन करना है। पहले डिफ्लेटिंग क्या होता है और डिफ्लेटिंग किस चीज़ में अपन को हेल्प करता है। वो हेल्प करता है अपन को प्रेजेंट करना फाइनेंशियल डेटा को रियल टर्म्स में। डन 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 एवरीवन? क्लियर टिल हियर? ठीक है। तो इसके आगे का लेक्चर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, सो तब तक के लिए अलविदा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय एवरीवन, एंड टुमारो वी विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।